उर्वशी के साथ उसके टीचर ने क्या किया? मध्य वर्ग के विवेक और विनीता अपनी इकलौती बेटी उर्वशी और वृद्ध माता पिता के साथ बहुत ही सुकून के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। परिवार छोटा ही था, घर में जरूरत की सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। ज्यादा की लालसा उनके मन में बिल्कुल नहीं थी। यदि कोई चाहत थी तो केवल इतनी कि अपनी बेटी को खूब पढ़ा लिखा कर बहुत ही अच्छा भविष्य दे पाए। उर्वशी भी अपने माता पिता की इस चाह पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रही थी। 10 वर्ष की उर्वशी पढ़ने में होशियार होने के साथ ही खेलकूद में भी बहुत अच्छी थी और जीत भी हासिल करती थी। वह स्कूल में सभी टीचर्स की चहेती बन गई थी। विनीता अपनी बेटी की पढ़ाई की तरफ बहुत ध्यान देती थी। उसे रोज पढ़ाना उसकी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। विवेक ऑफिस से आने के बाद उसे खेलने बगीचे में ले जाते थे। रात को अपने दादा दादी के साथ कहानियां सुनकर उसके दिन का अंत होता था। इस तरह से उसकी इतने अच्छे संस्कारों के बीच परवरिश हो रही थी। उर्वशी 5वीं कक्षा में थी। वह प्रतिदिन बस से ही स्कूल आती जाती थी। विनीता रोज उसे बस में बैठाने और लेने आती थी। यदि किसी दिन बस आने में थोड़ी भी देर हो जाए तो विनीता बस के ड्राइवर को फोन लगा देती थी। बस से उतरते ही उर्वशी अपनी मां को समझती, अरे मम्मी, कभी कभी किसी बच्चों की माएं आने में देर कर देती है, इसलिए देर हो जाती है। जब तक बच्चों की माएं नहीं आती तब तक छोटे बच्चों को बस से नीचे भी नहीं उतरने देते। आप क्यों चिंता करती हो? हमारी बस में और स्कूल में सब लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा मेरी मां, मैं समझ गई। उर्वशी के स्कूल में हफ्ते में 2 दिन खेलकूद का पीरियड होता था। इस पीरियड का बच्चे बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते थे। उर्वशी को भी इंतजार रहता था। वह बहुत तेज दौड़ती थी। खेलकूद के टीचर महेश सर, जिनकी उम्र लगभग 26 से 27 वर्ष होगी, हमेशा उर्वशी की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देते थे और उसकी पीठ थपथपाना, उसकी तारीफ करना सर की आदत में शामिल हो चुका था। छोटी उर्वशी भी उनके साथ बहुत घुल मिल गई थी। महेश की नीयत इस बच्ची के लिए खराब हो चुकी थी। हवस दिन ब दिन उसके ऊपर हावी होती जा रही थी। अब वह मौके की तलाश में था कि किस तरह अपनी हवस को शांत करे। चंचल और सुंदर उर्वशी को अपना शिकार बनाकर स्वयं कैसे बच निकलना है, यह पूरी योजना एक षड्यंत्र के तहत महेश के मन मस्तिष्क में चल रही थी। एक दिन उर्वशी को अपने पास बुलाकर उसने कहा, उर्वशी बेटा, अभी एक इंटर स्कूल कंपटीशन होने वाला है और तुम तो कितना तेज दौड़ती हो। मैंने उसके लिए तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। अब तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तुम ये बात अपने घर पर बता देना। उर्वशी सर के मुंह से यह सुनकर बहुत खुश हो गई। जी सर, मैं बहुत मेहनत करूंगी और जीतूंगी भी। मैं आज ही मम्मी पापा को यह बता दूंगी। मेरे घर में सब बहुत खुश हो जाएंगे। सर, हमें कब जाना है वह मैं तुम्हें बता दूंगा, और यह बात अपनी क्लास में अभी किसी को भी मत बताना, वरना सब ईर्ष्या करने लगेंगे। ठीक है सर, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। हम जीतने के बाद ही सबको बताएंगे। हाँ बिल्कुल, महेश ने उत्तर दिया। उर्वशी, लो, चॉकलेट खाओगी? नहीं सर, मेरी मम्मी ने कहा है किसी से भी खाने की कोई चीज नहीं लेना। अरे लेकिन मैं तो तुम्हारा सर हूं, मुझसे लेने के लिए तुम्हारी मम्मी कभी मना नहीं करेंगी। अच्छा बोलो, तुम्हें क्या पसंद है? मैं तुम्हारे लिए वही चीज लेकर आऊंगा। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उर्वशी इतना कहकर वहां से चली गई। उर्वशी ने अपने घर जाकर जब इंटर स्कूल कंपटीशन की बात बताई तो घर में सभी लोग बहुत खुश गए। अब महेश की बेचैनी बढ़ने लगी थी। वह जल्दी से जल्दी अपनी कामेच्छा पूरी करना चाहता था। बुधवार को खेलकूद के पीरियड के दौरान महेश ने उर्वशी को बुलाकर कहा, उर्वशी, शनिवार को कंपटीशन है। तुम सुबह 9 बजे स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार रहना। मेरे साथ 2 बच्चे और भी होंगे जो हमारे साथ ही चलेंगे। जी सर, कहकर उर्वशी जाने लगी। तभी महेश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, जीतना है, अपने सर की इच्छा पूरी करोगी ना? जी सर, मैं बहुत तेज दौड़ूंगी। उर्वशी ने घर पहुंचकर अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, शनिवार को मेरी रेस है, मुझे यूनिफॉर्म पहनकर जाना है। सुबह 9 बजे आएंगे और खेलकूद खत्म होने पर सर ही मुझे वापस भी छोड़ देंगे। ठीक है उर्वशी बेटा, तुम हिम्मत से दौड़ना, डरना नहीं,
हाँ मम्मी, आज शनिवार का दिन था। सुबह 9 बजे महेश कार में 2 बच्चों को बैठाकर उर्वशी को लेने उसके घर आ गया। उर्वशी के मम्मी पापा उसे नीचे लेकर खड़े महेश का इंतजार कर रहे थे। महेश ने कार में बैठे बैठे ही विवेक और विनीता को गुड मॉर्निंग कहा। वे कुछ पूछते उससे पहले ही महेश ने कहा, उर्वशी बेटा जल्दी चलो, देर हो रही है जी सर। कहकर उर्वशी कार में बैठ गई। तभी विनीता बोली, सर ध्यान रखना। उर्वशी का जी मैडम, आप चिंता ना करें, मैं खुद उर्वशी को वापस छोड़ने भी आ जाऊंगा। कहकर महेश ने कार चला दी। कुछ दूर जाकर उसने उन दोनों बच्चों को जो उसकी पहचान के थे उतार दिया। इन बच्चों को वह यूं ही घुमाने के लिए ले आया था ताकि उर्वशी के माता पिता ऐसा समझे कि दूसरे बच्चे भी साथ हैं। अब कार में महेश और उर्वशी ही थे। उर्वशी ने पूछा, सर वे दोनों बच्चे कहाँ गए उर्वशी? पहले कह रहे थे कि हमें भी चलना है। खेलकूद देखने पर फिर पता नहीं क्यों कहने लगे हमें नहीं चलना, इसीलिए उन्हें छोड़ दिया। महेश ने कार को काफी तेज रफ्तार से चलाकर एक सुनसान रास्ते पर डाल दिया। नन्ही उर्वशी महेश के मन में चल रहे पाप से अनजान थी। इतना सोचने समझने की उसमें बुद्धि ही नहीं थी। वह तो बाहर की तरफ देखकर खुश हो रही थी। उसे महेश सर पर विश्वास था, इसलिए डर का एहसास नहीं था। कुछ दूर जाकर महेश ने झड़ियों के बीच अपनी कार को रोक दिया। यह देख उर्वशी ने कहा, क्या हो गया सर? यहां तो जंगल जैसा दिख रहा है, हम यहां क्यों आए हैं? उर्वशी, लगता है कार खराब हो गई है, तुम पीछे की सीट पर बैठ जाओ, मैं कार ठीक करता हूं। उर्वशी बात मानकर पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। महेश इसी मौके की तलाश में था। वह भी जल्दी से पीछे आकर बैठ गया। महेश ने कहा, उर्वशी तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, आओ मेरे पास आओ, मेरी गोदी में आकर बैठ जाओ। नहीं सर, मुझे गोदी में नहीं बैठना, उर्वशी ने जवाब दिया। क्यों उर्वशी, क्या तुम अपने सर से प्यार नहीं करती? आ जाओ, मैं तुम्हें आज एक नया खेल सिखाऊंगा। नहीं, मैं गोदी में नहीं आऊंगी, मेरी मम्मी मना करती है। उर्वशी के इनकार करने पर महेश उसे जबरदस्ती अपनी बाहों में भरने लगा। उर्वशी चिल्लाई, सर मेरी मम्मी मना करती है। आपने मुझे किस क्यों किया उर्वशी? वह तो तुम्हारी मम्मा गंदे लोगों के लिए बोलती है, मैं तो तुम्हारा सर हूं ना। इतना कहते कहते महेश आवेश में आ गया। छोटी सी उर्वशी और कुछ भी न कर सके, इसलिए अपने हाथों से उसके मुंह को बंद कर दिया। 6 फुट के ऊंचे पूरे जवान ने नन्ही सी बच्ची के कमजोर शरीर को अपने आगोश में भर लिया और जी भरकर उसके कमसिन नाजुक शरीर के साथ मनमानी कर अपनी महीनों की हवस को शांत करने लगा। उर्वशी दर्द से कराहती रही, छटपटाती रही, लेकिन कुछ कर नहीं पाई और कुछ कह भी नहीं पाई। अपनी हवस शांत कर लेने के बाद महेश ने कहा, उर्वशी यह बात किसी को भी नहीं बताना। यह बात तुम अगर अपने घर पर बताओगी तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बहुत मारेंगे। महेश ने बार बार प्यार से कहकर उसके दिमाग में यह भर दिया कि यह बात किसी को भी नहीं बतानी है। कमजोर पड़ चुकी उर्वशी खुद से कपड़े भी नहीं पहन पा रही थी। वह लगातार रो रही थी। तब महेश ने खुद ही उसे कपड़े पहना दिए। उर्वशी के कोमल होंठ नीले पड़ चुके थे। उसकी ऐसी हालत देखकर महेश ने उसे समझा। उर्वशी, अपने घर जाकर कहना कि रेस के समय तुम बहुत जोर से गिर गई थी, इसलिए चोट लग गई है। उर्वशी कितनी भी छोटी हो, किंतु वह यह तो समझ ही गई थी कि उसके साथ यह बहुत ही बुरा हुआ है। वहां से निकलकर महेश ने उर्वशी को उसके घर के पास ही छोड़ दिया और खुद तेजी से कार भगाकर चला गया। उर्वशी किसी तरह से कराहती हुई घर पहुंची और बैल बजाई। विनीता दरवाजा खोलने आई और उर्वशी की ऐसी हालत देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। क्या हुआ मेरी बच्ची को? विनीता की चीख सुनते ही विवेक भी वहां आ गया और अपनी बेटी को इस हालत में देखकर वह भी घबरा गया। उर्वशी को विनीता ने गले से लगा लिया। वह जोर जोर से रो रही थी। विवेक और विनीता हैरान थे, डरे हुए थे। क्या हो गया बेटा? वे बार बार पूछ रहे थे, किंतु उर्वशी कुछ भी नहीं बोल रही थी, केवल रोती ही जा रही थी। आखिरकार उर्वशी ने उन्हें बताया, मम्मी, मैं रेस के समय बहुत ज्यादा जोर से गिर गई थी। मुझे बहुत चोट आई है, सब दुख रहा है, मुझे नींद भी आ रही है, मुझे सोने दो मम्मा। नहीं बेटा, चलो पहले मैं तुम्हें नहला देती हूं,
कपड़े बदलकर डॉक्टर को भी दिखा देते हैं। तुम्हारे होठों पर कितनी चोट लगी है। कहते हुए उर्वशी का हाथ पकड़कर विनीता उसे नहलाने ले गई। उर्वशी को बाथरूम में नहलाते समय उसके कपड़ों पर खून के निशान देखकर विनीता चौंक कर चीख उठी। उर्वशी, बेटा ये ब्लड कैसे निकला तुम्हें? विनीता घबरा गई और टॉवेल में लपेटकर उर्वशी को बाहर ले आई। उसने विवेक को उर्वशी के कपड़े दिखाकर रोते हुए कहा, विवेक। हमारी बच्ची के साथ विवेक ने बीच में ही उसे रोककर उर्वशी से पूछा, बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ? किसी ने तुम्हारे साथ गंदी बात की है क्या? किसने किया? कौन था? वह बताओ। उर्वशी ने डरी हुई आवाज में कहा, मैं रेस के समय गिर गई थी, इसलिए लग गई है पापा। तभी विनीता ने कहा, उर्वशी बेटा सच बताओ, गिरने से ऐसी जगह पर चोट नहीं लगती। उर्वशी ने कहा, आप मुझे मारोगी ना मम्मा? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूंगी बेटा, कोई नहीं मारेगा। सब सच सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मम्मा, महेश सर ने कहा था कि यह बात किसी को भी मत बताना, वरना वे लोग तुम्हें मारेंगे। विनीता ने बहुत प्यार से पटाकर उससे सारी बात पूछी। उर्वशी ने रोते रोते सब कुछ बता दिया। मां बाप की तो मानो दुनिया ही लुट गई। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा पर वे दोनों फूट फूट कर रोने लगे। वे खुद को दोषी समझने लगे कि उन्होंने उस इंसान पर भरोसा ही क्यों किया। उर्वशी के दादा दादी भी अपनी पोती की ऐसी हालत देखकर रोने लगे। तभी विवेक ने कहा, विनीता चलो पुलिस में शिकायत दर्ज करा देते हैं। उस पापी को इस कुकर्म की सजा मिलनी ही चाहिए। किंतु विनीता ने साफ इनकार कर दिया। नहीं विवेक, हम मध्यवर्गीय लोग हैं। यदि एक बार हमारी बच्ची के विषय में यह पता चल जाएगा तो समाज में उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। लोग उसे अलग नजरों से देखेंगे और जब वह बड़ी होगी तो कौन करेगा इस दाग के साथ उससे शादी। तभी विनीता ने उर्वशी से कहा, उर्वशी बेटा यह बात किसी को भी मत बताना। अपने होंठों पर ताला लगा लो और जितनी जल्दी हो सके इसे भूलने की कोशिश करना। विवेक ने जब डॉक्टर के पास चलने को कहा तो बदनामी के डर से विनीता ने मना कर दिया और कहा, घर पर ही दवा लगाकर ठीक करेंगे। उर्वशी सोचने लगी कि जो बात उसे सर ने कही थी कि किसी को भी नहीं बताना, वही बात मम्मी भी कह रही है। अपनी मम्मी की बात मानकर उर्वशी ने अपने होठों को तो सिल लिया, लेकिन अपने मन का वह क्या करे जिससे वह घटना निकलती ही नहीं। उस भयानक घटना का खौफ हर समय उसके दिल में साया बनकर मंडराने लगा। विवेक और विनीता ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे देवास छोड़कर कहीं और चले जाएंगे ताकि नए माहौल में उर्वशी यह सब भूल जाए। जल्द ही विवेक ने स्कूल जाकर उर्वशी का नाम वहां से कटवा लिया और अपना ट्रांसफर भोपाल करवा लिया। वे देवास छोड़कर चले गए। शारीरिक तौर पर उर्वशी धीरे धीरे स्वस्थ हो रही थी, किंतु मानसिक तौर पर वह सदमे में ही थी। भोपाल आकर उर्वशी को स्कूल में दाखिला मिल गया। पूरा परिवार हर समय उर्वशी को खुश रखने की कोशिश में लगा रहता था। लाख कोशिश के बाद भी उर्वशी के चेहरे पर पहले की तरह मुस्कान नहीं आ पा रही थी। उधर कुछ दिनों तक महेश छुट्टी पर ही रहा। जब उसे विश्वास हो गया कि उसके खिलाफ कहीं कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, तभी उसने पुनः स्कूल आना शुरू किया। तब उसे पता चला कि उर्वशी ने तो स्कूल छोड़ दिया है और वह लोग कहीं और चले गए हैं। अब महेश अपने द्वारा किए गए पाप के डर से मुक्त हो गया। ऐसे लोग शायद जानते हैं कि बदनामी के डर से पीड़ित लड़की का परिवार चुप्पी साध लेगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। उर्वशी अब बड़ी हो रही थी और बड़े होने के साथ ही वह यह भी समझ चुकी थी कि उसके साथ बलात्कार हुआ था। किसी से भी कुछ नहीं कहना, अपने होंठों पर ताला लगा लो। ये शब्द उसे आज भी याद थे जो उसे परेशान कर देते थे। साथ ही उसे अपने पापा के शब्द भी याद थे कि उस पापी को इस कुकर्म की सजा मिलनी ही चाहिए। अभी तक वह अपने साथ हुई जबरदस्ती को भूल नहीं पाई थी। वक्त के साथ साथ उर्वशी की नफरत भी बढ़ती ही जा रही थी। वह अपने मन में अब तक यह दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि किसी भी कीमत पर उस चरित्रहीन इंसान से बदला लेना ही है। उर्वशी की ऐसी मनोदशा से उसका परिवार अनजान था। वे सब इस भ्रम में थे कि उर्वशी उस घटना को भूल चुकी है, लेकिन नफरत और बदले का ज्वालामुखी जो उर्वशी के अंदर धधक रहा था, उसका शांत होना इतना आसान नहीं था। धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए
अब तक उर्वशी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अपने कॉलेज के कैंपस में चयनित होने के उपरांत नौकरी के लिए उर्वशी ने देवास का चयन किया, जहां वह इस खौफनाक घटना का शिकार हुई था। उर्वशी का यह निर्णय देखकर विवेक चिंताग्रस्त हो गए और फिर उर्वशी से पूछा, बेटा, उर्वशी देवासी क्यों? उर्वशी ने हंसते हुए जवाब दिया, पापा, वही तो सबसे पास है। जब भी मन करेगा आसानी से यहां आपके पास आ सकूंगी। उर्वशी से बात करने के बाद रात में विवेक ने विनीता से कहा, उर्वशी ने वही शहर क्यों पसंद किया? उसके पास और भी चॉइस थी। मुझे चिंता हो रही है। नहीं विवेक, ऐसी तो कोई बात नहीं है। 12 वर्ष बीत गए हैं। तब वह बहुत छोटी थी। तुम बेकार में चिंता कर रहे हो। नौकरी ज्वाइन करने का वक्त आ गया और उर्वशी घर में सभी का आशीर्वाद लेकर चली गई। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद वह उस स्कूल में पहुंची जहां उसके बचपन की खौफनाक यादें जुड़ी हुई थी। शिक्षिका के पद के लिए आवेदन पत्र देने के बहाने से वह कुछ टीचर्स से मिली और बातों ही बातों में खेलकूद की बातें छेड़ते हुए महेश के विषय में पूछ लिया। तब उसे पता चला कि महेश अब एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स शोरूम का मालिक है। महेश के विषय में यह सुनकर उर्वशी का खून खौल उठा। वह सोचने लगी कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला मौज की जिंदगी जी रहा है, किंतु अपनी उस गलती पर अब उसे अवश्य ही पछताना होगा। इतना बड़ा जाना माना शोरूम ढूंढने में उर्वशी को समय नहीं लगा। शोरूम के अंदर जैसे ही वह पहुंची, उसे सामने ही महेश शान से बैठा हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही वह पहचान गई। वह थोड़ा सहम गई, किंतु तुरंत ही उसने अपने आप को संभाल लिया। एक साधारण सी ड्रेस में बिना मेकअप के भी वह बहुत सुंदर लग रही थी। उर्वशी को देखते ही महेश की आंखें उस पर जा टिकी। महेश को अनदेखा कर अंदर जाकर उसने सेल्समैन से कहा, जी, बैडमिंटन के रैकेट दिखाइए जी मैडम। अभी दिखाता हूं। तब तक महेश वहां आ गया और सेल्समैन से बोला, तुम बैंक जाकर चेक जमा करके आओ। कस्टमर को मैं अटेंड करता हूं। कहिए मैडम, क्या चाहिए आपको? जी, बैडमिंटन के रैकेट दिखाइए। उर्वशी ने जवाब दिया, जी जरूर। क्या मैं पूछ सकता हूं आप किस स्कूल की तरफ से आई है? जी नहीं, मैं किसी भी स्कूल से नहीं आई हूं। मुझे अनाथालय के बच्चों के लिए कुछ सामान चाहिए। अरे वाह, तो समाज सेविका है आप। जी, आप ऐसा समझ सकते हैं। वाह, आप बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं आपको 20% का डिस्काउंट भी दूंगा। आप बस जल्दी से मेरा सामान पैक करवा दीजिए। अपना सामान लेकर उर्वशी बाहर निकल गई और एक गहरी सांस लेते हुए सोचने लगी कि जिस सुंदरता के पीछे उसका बचपन हंसना खेलना इस इंसान ने छीना था, उसी सुंदरता से वह भी उसकी सारी खुशियां छीन लेगी। अब उर्वशी हर 3 से 4 दिन में महेश के शोरूम पर आने लगी तथा कुछ न कुछ खरीदकर वह अनाथालय के बच्चों में बांट दिया करती थी। अपने शोरूम में उर्वशी को देखते ही महेश का चेहरा खिल जाता था। अब तक 3 महीने बीत चुके थे और उर्वशी उससे बहुत अच्छी तरह बात करने लगी थी। वह जब भी कुछ खरीदने आती, महेश तुरंत उसे अटेंड करने स्वयं चला आता। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा और दोस्ती में बदल गया। उर्वशी ने महेश को अपना नाम उर्मी बताया था। अब तक वे दोनों एक दूसरे का फोन नंबर भी ले चुके थे। महेश महसूस कर रहा था कि उसे उर्मी की तरफ से बराबर लिफ्ट मिल रही है। उसकी हिम्मत भी बढ़ रही थी। अब उसे उर्मी का बेसब्री से इंतजार रहता था, जिसे उर्वशी समझ रही थी। इसलिए अपनी योजना को आगे बढ़ाते हुए उर्वशी ने शोरूम पर आना बंद कर दिया ताकि महेश की बेचैनी बढ़ती जाए, वह उसका इंतजार करता रहे। 1 सप्ताह तक उसके नहीं आने पर महेश ने उसे फोन कर ही लिया। हेलो उर्मी, क्या हो गया है? तुम कितने दिनों से शोरूम पर नहीं आई? मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। महेश, अरे मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? डॉक्टर को दिखाया या नहीं? मैं लेकर चलता हूं। तुम अपने घर का पता भेजा, मैं तुरंत आ जाऊंगा। नहीं नहीं महेश, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर को दिखा लिया है। अब मैं ठीक हूं। कल मैं खुद शोरूम पर आऊंगी। अच्छा, ठीक है, महेश ने जवाब दिया। दूसरे दिन जब उर्वशी शोरूम पर आई, महेश का चेहरा खिल गया और उसने कहा, उर्मी, मैं रोज तुम्हारा रास्ता देख रहा था। तुमने बहुत इंतजार करवाया। तुम्हें आज मेरे साथ डिनर पर चलना होगा। उर्वशी ने पहले तो मना किया, किंतु महेश के ज्यादा आग्रह करने पर मान गई।
तब महेश ने कहा, उर्मी, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। बचपन में सुना हुआ यही वाक्य उसे याद आ गया और उसने महेश से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। शाम को ठीक 7 बजे महेश उर्वशी को लेने आया। उर्वशी नीचे खड़ी उसका इंतजार कर रही थी और तब उसे बचपन की बीती घटना याद आने लगी। नीली जीन्स, हल्के गुलाबी रंग के कुर्ते और खुले हुए बालों में उर्वशी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते ही महेश ने कहा, उर्मी, तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। थैंक यू महेश, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। ऐसा बोतले हुए उर्वशी कार में बैठ गई और दोनों होटल के लिए निकल गए। वहां महेश ने पहले से ही टेबल रिजर्व कर रखी थी। यह उन दोनों की साथ में पहली डिनर की शाम थी। डिनर के बाद महेश ने उर्वशी को उसके घर छोड़ दिया। इस तरह डिनर पर जाना अब दोनों के लिए आम बात हो गई थी। महेश मन ही मन सच में उर्वशी से प्यार करने लगा था। यदि वह 2 दिन भी नहीं दिखे तो महेश बेचैन हो जाता था। उसका तब किसी काम में मन नहीं लगता था। अब वह अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। अतः एक दिन उसने उर्वशी से कहा, उर्मी, आज मैंने कैंडल लाइट डिनर रखा है, तुम चलोगी ना? उर्वशी ने खुशी खुशी बिना संकोच के कहा, क्यों नहीं, जरूर चलूंगी। जब दोनों कैंडल लाइट डिनर पर गए तब महेश ने पहली बार होटल में उर्वशी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, उर्मी, मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूं। उर्वशी बिल्कुल भी चौंकी नहीं और बोली, मैं जानती हूं महेश, तुम्हारी आंखों में मुझे मेरे लिए प्यार दिखाई देता है। प्यार तो मैं भी तुमसे करने लगी हूं, किंतु तुम्हारी पत्नी, वह भी तो है ना। मैं किसी का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती। नहीं उर्मी, मैं वैसे भी अपनी पत्नी से अलग होने वाला हूं। हमारे विचार बिल्कुल नहीं मिलते। वह भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती। महेश ने झट बोलते हुए सफाई दी। उर्वशी कुछ देर सोचने के बाद बोली, किंतु महेश, मैंने अपने भविष्य का फैसला अपने मम्मी पापा पर छोड़ा है। हां तो ठीक है ना, तुम कहो तो मैं तुम्हारे पापा से बात करने आ सकता हूं। इतना बड़ा शोरूम, बंगला, गाड़ी, सब कुछ है मेरे पास। आखिर वे मना क्यों करेंगे? ठीक है महेश, मैं कुछ ही दिनों में घर जाने वाली हूं, तब मैं पापा से बात करूंगी। उर्वशी के मुंह से प्यार का इकरार सुनने के बाद वह उसे किस करने की कोशिश करने लगा, किंतु उर्वशी ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं महेश, यह सब विवाह के बाद ही अच्छा लगता है। पता नहीं मेरे पापा तुम्हारे साथ विवाह के लिए हां बोलेंगे या नहीं, और मैं किसी को भी धोखा नहीं दे सकती। यदि मेरी शादी किसी और के साथ होगी तो यह किस मुझे शर्मिंदा करेगी। अपने आप को संभालते हुए महेश ने कहा, हां तुम ठीक कह रही हो उर्मी, मैं बहक गया था, पर शादी किसी और से, यह बात तुम सोच भी कैसे सकती हो? हम इतना प्यार करते हैं तो हमारा मिलन तो निश्चित ही है। डिनर के बाद महेश ने उर्मी को उसके घर छोड़ दिया। बिस्तर पर लेटकर उर्वशी अपनी योजना को सफल होता देख खुश हो रही थी, किंतु आगे अब क्या और कैसे करना है, यह उसके समक्ष चुनौती भरा कठिन प्रश्न था। दूसरे दिन उर्वशी ने महेश को फोन करके कहा, हेलो महेश, मैं 1 सप्ताह के लिए अपने घर जा रही हूं। महेश ने बीच में ही उसे टोकते हुए कहा, उर्मी, 1 सप्ताह मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? महेश, हमेशा साथ रहना है तो यह जुदाई तो सहन करनी ही होगी। मैं हमारी शादी की बात करने जा रही हूं, आखिर मुझे भी तो जल्दी है ना। उर्वशी के मुंह से यह बात सुनकर महेश खुश हो गया। उर्वशी अपने घर चली गई, महेश से यह कहकर कि उसे फोन नहीं करना। 1 सप्ताह का कहकर गई। उर्वशी 15 दिनों तक भी वापस नहीं आई। इधर महेश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उर्वशी यही तो चाहती थी। अभी तक सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक ही हो रहा था। 15 दिनों बाद उर्वशी वापस आई और उसने महेश को फोन लगाकर बोला, महेश, एक बहुत ही दुखद समाचार लेकर आई हूं। शाम को डिनर पर मिलो तो तुम्हें सब विस्तार से बताऊंगी। शाम को डिनर पर उर्वशी को उदास देखकर महेश ने पूछा, क्या हुआ उर्मी, घर पर मना तो नहीं कर दिया ना? बहुत ही उदास मन से उर्वशी ने उसे बताया, महेश, मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। ये क्या कह रही हो उर्मी? तुमसे बिना पूछे वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं पता था महेश कि मेरे मोहल्ले में रहने वाला राकेश बचपन से मुझे प्यार करता है। मैंने तो कभी उसके साथ बात भी नहीं करी। एक दिन उसने मेरे पापा से मिलकर कहा, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं
और उससे शादी करना चाहता हूं। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता। मेरे पापा ने यूं ही उससे पूछ लिया कि क्या कर सकते हो तुम उसके लिए। राकेश ने कुछ देर सोचकर कहा कि मैं शादी से पहले ही अपना बंगला, सारी दौलत आपकी बेटी के नाम कर सकता हूं। मेरे पापा चौंक गए और उन्होंने कहा कि ये क्या कह रहे हो, कटनी और करनी में बहुत फर्क है। तब महेश, उसने सच में अपना बंगला मेरे नाम पर लिख दिया। हालांकि मेरे पापा ने उसे मना भी किया। पापा के मुंह से ये सब सुनने के बाद मैं कुछ कह ही नहीं पाई, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत ही खुश थे। मुझे समझते हुए उन्होंने कहा कि उर्मी, जो लड़का तुम्हें इतना प्यार करता है, सोचो तुम्हें कितना खुश रखेगा। मैं कुछ नहीं कह पाई। महेश ने बौखलाकर कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है उर्मी, मैं भी अपनी पूरी दौलत तुम्हारे नाम कर सकता हूं। प्यार के आगे दौलत की औकात ही क्या, और फिर तुम भी तो मेरी ही रहोगी ना। अपनी योजना को सफल होता देख उर्वशी ने खुश होकर कहा, मैं जानती हूं महेश, लेकिन राकेश ने तो अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दी है, उसे कैसे मना करे उर्वशी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा से मिलकर उन्हें समझूंगा और जो कुछ भी राकेश ने दिया है उसे वापस कर देंगे। इस तरह बातें करते हुए दोनों ने डिनर पूरा किया और फिर महेश ने उर्वशी को घर छोड़ दिया। महेश की पत्नी पूजा को उसके अफेयर के बारे में पता था, इसलिए उनके घर में रोज झगड़ा होता रहता था। महेश जैसे ही अपने घर पहुंचा, पूजा ने गुस्से में पूछा, इतनी देर कहां थे महेश? कोई फोन नहीं, कोई खबर नहीं, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? धोखा देना और गलतियां करना तो तुम्हारी आदत ही है। पूजा बहुत ही स्वाभिमानी लड़की थी। उसने महेश की इस हरकत के लिए उसे धिक्कारते हुए कहा, महेश, तुम एक साथ दो लड़कियों को धोखा दे रहे हो। कौन है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है तुमसे, और यह धोखा तुम मुझे दे रहे हो। मैं तुम्हारे जैसे घटिया धोखेबाज इंसान के साथ नहीं रह सकती। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो पति को परमेश्वर मानकर इस तरह के अत्याचार घूंघट में रहकर ही सहन कर लेती है। यदि तुम्हें मुझसे नहीं किसी और से प्यार है तो मैं तुम्हें आजाद करती हूं। इतने सालों में शायद मेरा प्यार तुम्हें कम पड़ गया। अच्छा ही हुआ हमें अभी तक कोई संतान नहीं हुई, वरना शायद मेरे पैरों में बेड़ियां पड़ जाती। महेश पूजा की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाया। उस पर तो अभी केवल उर्मी के प्यार का नशा चढ़ा हुआ था। उर्वशी के मन में चल रहे षड्यंत्र से अनजान महेश उसी के साथ उसके माता पिता के पास गया। वहां पहुंचकर महेश ने उर्मी के पिता के समक्ष अपने प्यार का इजहार किया और शादी का प्रस्ताव रखा, किंतु उर्वशी के पिता विवेक ने उसे टोकते हुए कहा, यह संभव नहीं है। मैंने उर्मी का रिश्ता तय कर दिया है। वह लड़का राकेश उसे बहुत प्यार करता है। मेरे मना करने के बाद भी उसने अपनी सारी दौलत इसके नाम कर दी है। मैं उसे कैसे मना कर सकता हूं महेश? लेकिन उर्मी तो मुझसे प्यार करती है ना अंकल, राकेश से नहीं। यह तो उर्मी के साथ भी अन्याय ही होगा। यदि आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं तो आप वह रिश्ता तोड़ दीजिए। मैं उर्मी से बहुत प्यार करता हूं और उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं भी अपनी पूरी दौलत उर्मी के नाम लिखने को तैयार हूं। विवेक अब कुछ नहीं कह पाए और उन्होंने हां कह दी, क्योंकि इस षड्यंत्र में वे शुरू से ही उर्वशी के साथ थे। महेश बहुत ही जोश में था। वह तुरंत ही वहां से जाने लगा और जाते ही जाते उसने उर्मी से कहा, उर्मी, आई लव यू। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। मैं कल ही अपने वकील को साथ लेकर वापस आऊंगा और अपनी पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। फिर हमें विवाह के बंधन में बंधने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। एक दिन की कहकर गया महेश 3 दिन तक वापस नहीं आया और न ही उसका कोई फोन आया। इधर उर्वशी और उसके माता पिता बेचैन होने लगे। उन्हें लगने लगा कि महेश कहीं कुछ समझ तो नहीं गया। उर्वशी बार बार उसे फोन कर रही थी, किंतु उसका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। देखते देखते पूरा सप्ताह बीत गया, किंतु महेश नहीं आया। तब उर्वशी घबरा कर वापस देवास आ गई और महेश से मिलने उसके शोरूम पहुंच गई। सेल्समैन ने उसे देखते ही कहा, उर्मी मैडम, महेश सर के माता पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। यह समाचार मिलते ही वह जबलपुर चले गए और उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है। इतना सुनकर उर्वशी ने खेद व्यक्त किया और अपने घर चली गई। उसके मन में यह संतोष था कि जैसा वह सोच रही थी वैसा कुछ नहीं है।
महेश को कुछ भी पता नहीं चला। उसकी योजना असफल नहीं हुई। 1 सप्ताह और बीतने के बाद महेश देवास वापस आया और सबसे पहले उर्मी से मिलने उसके घर पहुंच गया। बेल बजते ही उर्वशी ने दरवाजा खोला और सामने महेश को देखकर ठंडी सांस ली। महेश उसके कंधे पर सिर रखकर रोने लगा। उर्वशी ने उसे सांत्वना देते हुए पूछा, महेश, फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? मैंने तुम्हें कितने फोन किए? उर्मी, मैं बाइक पर था जब मुझे इस एक्सीडेंट का समाचार मिला। यह सुनते ही मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया और पीछे से आ रही कार का पहिया उसके ऊपर से निकल गया। मैं होश में नहीं था। घर जाकर मैंने कार ली और सीधे जबलपुर चला गया। मैंने अपने माता पिता को खो दिया। उर्मी, मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। तुम जल्दी से जल्दी मेरे जीवन में पूरी तरह से आ जाओ। हां महेश, यह हमारे लिए बहुत ही दुख भरा समय है। कुछ दिनों बाद पापा के पास जाकर हम फिर से बात करेंगे। उर्मी, मैं चाहता हूं कि पापा के पास पहुंचने से पहले ही पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं। उर्वशी ने मन ही मन खुश होते हुए ऊपरी मन से कहा, नहीं महेश, उसकी जरूरत नहीं है। उर्मी, मैंने पापा से वादा किया है और उसे पूरा तो करना ही है। 1 सप्ताह के अंदर महेश ने अपनी पूरी जायदाद उर्वशी के नाम कर दी। यह देखकर उर्वशी ने पूछा, महेश, तुम इतना प्यार करते हो मुझसे? हाँ उर्मी, मैंने तुम्हारा प्यार पाने के लिए अपनी पत्नी को भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता महेश से। यह सब सुनकर उर्वशी को सुकून का ऐसा एहसास हुआ जिसकी चाहत वर्षों से उसके दिल में हलचल मचाए हुए थी। जायदाद के कागज साथ में लेकर उर्वशी और महेश भोपाल पहुंच गए। उर्वशी के माता पिता ने महेश का बहुत स्वागत किया और उसे सांत्वना दी। महेश ने कहा, पापा, मैंने अपनी पूरी जायदाद उर्मी के नाम कर दी है। अपनी बेटी की योजना को सफल करने के लिए विवेक ने उन दोनों की शादी की तारीख 20 दिन बाद की तय कर दी। उर्वशी ने मन ही मन कुदरत से कहा कि यह केवल मेरा बदला मात्र है जो एक नारी को अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए मजबूर कर रहा था। मेरी लुटी हुई इज्जत तो मुझे वापस नहीं मिल सकती, किंतु इस पापी को उस पाप की सजा जरूर मिलनी चाहिए जो इसने 10 वर्ष की छोटी सी नासमझ बच्ची पर किया था। शादी की तारीख तय होते ही महेश और उर्वशी वापस देवास पहुंच गए। विवाह के 1 सप्ताह पूर्व उर्वशी ने महेश के घर जाकर कहा, महेश, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। यह क्या कह रही हो उर्मी? अब तो हमारी शादी के लिए सभी तैयार हैं। शादी? कैसी शादी? तुमने कभी अपने जीवन के भूतकाल को याद किया है महेश? एक 10 वर्ष की नन्ही बच्ची के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए कभी सोचा था? ये क्या कह रही हो तुम? कौन 10 साल की बच्ची? महेश, क्या तुम उसका नाम भूल गए? वही उर्वशी जिसे इंटर स्कूल कंपटीशन के बहाने उसके माता पिता के विश्वास को तोड़कर उसके साथ तुमने बलात्कार किया था। उस नन्ही बच्ची के जीवन को ऐसी जगह घसीट कर ले आए थे जहां से वह आज तक बाहर नहीं निकल पाई। मैं वही उर्वशी हूं महेश, और मैं तुमसे प्यार नहीं, बेइंतहा नफरत करती हूं। तुम्हें उस तड़पती हुई कमजोर बच्ची पर जरा सी भी दया नहीं आई थी। उसका भविष्य कैसा होगा तुमने नहीं सोचा। वह रो रही थी और तुम अपनी मनमानी कर रहे थे। किसी से नहीं कहना यही सिखा रहे थे ना मुझे। तुम्हें अब कोई नहीं मिलेगा महेश, न मैं और न ही तुम्हारी पत्नी। तुम तो अपनी पत्नी के साथ भी वफा नहीं कर पाए। तुम्हारी गलतियों का प्रायश्चित्त तो हो ही नहीं सकता। यह सजा भी तुम्हारे लिए बहुत कम है। बाकी सजा तो शायद तुम्हें कुदरत ही दे पाएगी। अपनी पत्नी को वापस बुलाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि 10 वर्ष की बच्ची का बलात्कार करने वाले के साथ वह कभी नहीं रहेगी। उर्वशी के मुंह से यह बात सुनकर महेश सकपका गया। काटो तो खून नहीं, उसकी ऐसी हालत हो रही थी। उसके घराए हुए चेहरे को देखकर उर्वशी ने कहा, हां महेश, मेरे इस षड्यंत्र में मेरे पापा मम्मी के अलावा तुम्हारी पत्नी पूजा भी शामिल थी। मैंने बहुत पहले ही उसे सब कुछ बता दिया था। तुम्हें यह बात पता नहीं चले, इसलिए उसने वही किया जो मैंने उसे करने को कहा। अब यह घर मेरा है महेश, तुम यहां से चले जाओ और अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। उस मकान, उस दौलत से उर्वशी को कोई मतलब नहीं था। वह तो केवल उसके बदले की जीत थी। उस मकान को उर्वशी ने अनाथ आश्रम को दे दिया। महेश की पत्नी से मिलकर उसे धन्यवाद कहा
और वापस अपने मम्मी पापा के पास चली गई। फिर उर्वशी ने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करी। न कोर्ट, न कचहरी, ये थी स्वाभिमान की लड़ाई जो उर्वशी ने जीत कर दिखाई।